आज का जो टॉपिक है परिवहन या परिसंचरण तंत्र। ठीक, परिवहन या परिसंचरण तंत्र। हम लोगों ने जीव विज्ञान का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कई सारे टॉपिक हमने बताया था पढ़े जाते हैं, जिनमें सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था हमने पढ़ा था पोषण का। ठीक, पोषण, उत्सर्जन, इसके बाद परिसंचरण तंत्र, इसी तरह से कई सारे चैप्टर इसमें पढ़े जाएंगे। तो आइए, अगला जो चैप्टर था वो परिसंचरण तंत्र या परिवहन का है, और उसमें पढ़ना हमको मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले है। ठीक, परिसंचरण तंत्र होता क्या है मनुष्य का? अगर कहा जाए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र क्या है, तो परिसंचरण तंत्र की बात करें तो परिसंचरण तंत्र यानी तंत्र क्या होता है? तंत्र यानी जब कई चीज़ों को मिला के, है ना, एक व्यवस्था बनाई जाती है तो वो तंत्र कहलाता है। ठीक, जैसे मनुष्य का परिसंचरण तंत्र की जब बात की जाएगी तो इसमें हृदय शामिल होगा, रक्त वाहिनियाँ एवं रक्त, ठीक, रक्त जिसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं, रुधिर यानी खून, ठीक, से मिलकर बना होता है। ठीक, रक्त परिसंचरण, जो परिसंचरण मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसका निर्माण किनसे होता है? हृदय, रक्त वाहिनियाँ मतलब जो रक्त को लाती और ले जाते हैं, और रक्त। ठीक, ये मुख्य तीन चीजें मुख्य हैं परिसंचरण तंत्र के लिए। अब बात करते हैं सबसे पहले मानव हृदय का, यानी मनुष्य का जो हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय, मानव हृदय गुलाबी रंग की त्रिकोणाकार मतलब तीन कोने के आकार का, पेशीय, तीन कोने के आकार की पेशीय रचना है, यानी मांसपेशियों से बना होता है, पेशीय रचना है। यह वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। वक्ष गुहा का मतलब हमारा जो ये शरीर यहाँ पे, तो यहाँ पे होती हैं पसलियाँ, ठीक, और जो सीना होता है इसी को वक्ष बोला जाता है। ठीक, और इसे वक्ष गुहा के यानी जो बाएं ओर जो हमारा सीना होता है उसके बाएं हिस्से में, यानी यहाँ पर पसलियों के नीचे गुहा, यानी एक कह सकते हैं गुफा, उसी में ये स्थित होता है। अब यहाँ से जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बना? हृदय में 4 वेश्म यानी कक्ष पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म पाए जाते हैं? तो कितने वेश्म पाए जाते हैं? 4 वेश्म पाए जाते हैं। 2, जिनमें से 2 ऊपरी कक्ष अलिंद, ठीक, यानी 2 ऊपर की ओर जिनको अलिंद, तथा 2 निचले कक्ष निलय कहलाते हैं। यानी 4 जो वेश्म पाए जाते हैं, उन 4 वेश्म में क्या होता है? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। जो अलिंद होते हैं, अलिंद को भी फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है, दायां अलिंद बायां अलिंद, निलय में दायां निलय बायां निलय। ठीक, तो इसी तरह से मिला के कुल 4 वेश्म हो जाते हैं। हृदय के दाएं भाग, हृदय का जो दायां भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? दायां अलिंद व दायां निलय, यानी ऊपर दायां अलिंद होगा तो नीचे दायां निलय में। अब इनमें होता क्या? में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त, दाएं अलिंद और दाएं निलय में क्या होता है? कार्बन डाई युक्त अशुद्ध रक्त होता है, तथा बाएं भाग में बायां अलिंद व बाएं निलय, इसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। तो यहां से याद रखना, शुद्ध रक्त कहाँ पे, अशुद्ध रक्त कब बहता है? यानी अशुद्ध रक्त क्या होता है? देखो, शुद्ध रक्त वो होता है जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा सम्मिलित हो जाए, और अशुद्ध रक्त वो होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सम्मिलित हो। ठीक, अब क्या होता है? ये जो अशुद्ध रक्त होता है, ठीक, वो जाता है हमारे फेफड़ों में, हृदय से जाता है फेफड़ों में, और जब हृदय से फेफड़ों में जाता है तो फेफड़े के द्वारा हमने क्या किया? नाक के द्वारा जो सांस ली थी वो जाती है फेफड़े में, और वहां से ऑक्सीजन को अलग करके उसी खून में मिला दिया जाता है। फेफड़े हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को खून में मिला देते हैं, और वही फिर ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो आ जाता है बाएं हिस्से में, और वहीं पर यानी वो ऑक्सीजन युक्त था तो वो कैसा रक्त कहलाएगा?
शुद्ध रक्त कहलाया। ठीक, अब आगे बात करते हैं रक्त परिवहन। परिवहन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण जो होता है। शरीर के विभिन्न भागों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। यानी अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त बह रहा था वो कहाँ लाया जाता है और किसके द्वारा लाया जाता है? तो याद रखना, अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा, है ना। अशुद्ध रक्त ले जाने वाले हृदय की ओर अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है? शिराएं ले जाती हैं। और लेकर कहाँ जाती हैं? दाएं अलिंद में। ठीक, अशुद्ध रक्त शिराएं लेकर कहाँ जाती हैं? दाएं अलिंद में जाती हैं। दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है। यानी पहले सबसे रक्त आया अशुद्ध रक्त कहाँ? दाएं अलिंद में। फिर दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचता है, जहां से फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में भेजा जाता है। ठीक, अब किस धमनी द्वारा फेफड़ों में रक्त भेजा जाता है अशुद्ध रक्त? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। धमनी, ठीक, ध्यान रखना, धमनी और शिराएं दो चीजें यहां पढ़ेंगे हम लोग। भेजा जाता है फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन का आदान प्रदान यानी फेफड़े हमारे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, शरीर से बाहर। यहां से ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में लाया जाता है। दाएं में हमने बताया था अशुद्ध, बाएं में शुद्ध। ठीक, तो जो अब जो अशुद्ध रक्त था फेफड़ों में किनके द्वारा आ रहा? फुफ्फुस धमनी द्वारा। ठीक, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में जा रहा। अब फेफड़े में जब ऑक्सीजन रक्त में मिला दिया गया तो वहां पर ऑक्सीजन युक्त रक्त जो हो गया वो शुद्ध हो गया। अब वो फुफ्फुस किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा द्वारा। ठीक, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त, फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त। अब वो कहां भेजा जाएगा? बाएं अलिंद में लाया जाता है। ठीक, बाएं अलिंद से फिर जाता है बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। ठीक, फिर धमनियों द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो ये सब पूरी जो व्यवस्था है यही कहलाता है परिवहन। और ये किसका परिवहन होता है? धमनियों और शिराओं में रक्त का परिवहन होता है, तो इसलिए ये कहलाता है रक्त परिवहन। अब आगे बात करते हैं वाहिनियां, यानी रुधिर वाहिनियां। हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाने तथा वापस हृदय में लाने के लिए रुधिर वाहिनियां होती हैं। यानी हमारे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर को ले जाना और विभिन्न भागों से यानी विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक वापस लाना, ये काम किनका होता है? रुधिर वाहिनियों का। इन्हें धमनी, शिरा, कोशिका में बांटा गया है। ठीक, किनको? रुधिर वाहिनियों को किन में बांटा गया है? धमनी में, शिरा और कोशिका में। अब धमनियां क्या होती हैं? यह गहरे रंग की दिखाई देती हैं। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त ने ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। कौन? धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं क्योंकि इनमें रक्त अधिक दबाव से बहता है। जब अधिक रक्त दबाव से यानी अधिक दबाव से रक्त बहेगा तभी तो हमारे पूरे शरीर में जा पाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद अगला है शिराएं। धमनी, दूसरा शिरा। यह हरे नीले रंग की यानी हरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में लाती हैं। धमनियां क्या करती हैं? हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं रक्त को, और शिराएं क्या करती हैं? विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस लेके आती हैं। ठीक, अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं हृदय में।
इनमें रक्त कम दबाव के साथ बहता है। इनकी दीवार पर कपाट पाए जाते हैं, यानी कपाट मतलब द्वार, वाल्व, ठीक, पाए जाते हैं जो रक्त को विपरीत दिशा में बहने से रोकते हैं। ठीक, यानी जितना रक्त हृदय में पहुंच गया फिर ये वाल्व जो लगे हो तो वो बंद हो जाते हैं। अगर वो बंद ना हो तो फिर वापस अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो ये रोक लेते हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, शरीर में फुफ्फुस जिसको पल्मोनरी धमनी अपवाद है कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या अपवाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर बहता है एवं फुफ्फुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त, है ना, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त बहता है। यानी जितनी धमनियां होती हैं, धमनी, उनमें बहता था कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। लेकिन एक धमनी हमारे शरीर में पाई जाती है जो कि पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस भी कहा जाता है उसी को, तो इसमें कार्बन डाई युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी समय शुद्ध धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त। और इसी तरह से इसका उल्टा, फुफ्फुस यानी पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। बाकी में सब देखो अशुद्ध रक्त लेके आ रही हैं, लेकिन ये पल्मोनरी है, इसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त बहता। ठीक, अगला, अब देखा होगा तुम लोगों ने डॉक्टर के यहाँ जब जाते हो तो जब कोई दिक्कत होती है, घबराहट ज़्यादा होती है, तो एक गले में वो यंत्र डाल के रखते हैं और उसको कान में लगा के लगाते हैं, यहाँ सीने में लगा के देखते हैं, पीठ में लगा के देखते हैं। तो वो क्या करता है, वो हृदय स्पंदन यानी हृदय के धड़कने की गति को मापता है। हृदय स्पंदन को मापने वाला यंत्र पूछा जाता है, हृदय के स्पंदन को किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्टेथोस्कोप। ठीक, स्टेथोस्कोप द्वारा, ठीक, जिसको हम लोग आला भी कहते हैं। ठीक? आगे केशिका, धमनियां तथा शिराएं ऊतकों में जाकर अत्यंत महीन शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, इन्हें केशिका कहते हैं। ठीक, केशिका कहते हैं। अब रक्त क्या है, क्योंकि ये भी एक रुधिर, जैसे रक्त परिसंचरण के हमने 3 मुख्य अंग बताए थे, क्या क्या बताया था, हृदय, रक्त वाहिनियां, यानी हृदय के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ लिया। अब आखिरी जो सबसे, यानी जो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रक्त। ठीक, जिसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं, खून। सभी जंतुओं में पाया जाने वाला तरल पदार्थ रक्त कहलाता है। ठीक, जो तरल पदार्थ पाया जाता है वो क्या कहलाता है, रक्त कहलाता है। कशेरुकी जंतुओं में रक्त का रंग लाल होता है, यानी जिनमें कशेरुक पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी, ठीक, मेरुदंड। ठीक, तथा अकशेरुकी जंतुओं में रक्त रंगहीन या अन्य रंगों का होता है। रंगहीन का मतलब कोई भी रंग नहीं होगा। और कशेरुकी जो जंतु होंगे उनमें जो रक्त पाया जाएगा वो किस रंग का पाया जाएगा, लाल रंग का पाया जाएगा। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रुधिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी शरीर में जो ऑक्सीजन है, यानी जो हृदय ने, फेफड़े ने जो मिलाया उसको पूरे शरीर में फैलाता है, रुधिर के माध्यम से तो जाता है पूरे शरीर में, और फिर रुधिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आता है। रुधिर के मुख्य 2 भाग होते हैं, यानी रुधिर के कितने भाग होते हैं, 2। कौन कौन, रुधिर कणिकाएं, ठीक, और दूसरा होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा। अब रुधिर कणिकाएं क्या है, तो रुधिर का लगभग 45% भाग, यानी जो रक्त होता है उसका लगभग 45% भाग इनसे बनता है। किनसे, रुधिर कणिकाओं से। यह 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक, लाल रुधिर कणिकाएं जिनको हम लोग बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, और ये रुधिर प्लेटलेट्स, यानी तुम लोगों ने सुना होगा प्लेटलेट, इनकी प्लेटलेट कम हो गई वो वाली। अब पढ़ते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ये क्या होते हैं, जिनको हम लोग रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी भी कहते हैं।
लाल रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी हुई गोल तस्तरी नुमा उभयावतल होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं गोल तस्तरी नुमा, ठीक, उभयावतल होती हैं। गोल तस्तरी नुमा उभयावतल होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। किनमें? लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। एक और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया, क्या रक्त का रंग लाल होता है? क्यों? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। इनका जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। यानी ये जो आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इनका जीवन काल 100 से लेकर 120 दिन होता है। इसके बाद ये स्वतः अपने आप फिर नष्ट हो जाती, फिर नहीं बनती, फिर नष्ट होती, फिर नहीं बनती, फिर नष्ट होती। ये ठीक, यह शरीर में अस्थियों की अस्थिमज्जा में बनती हैं। शरीर की अस्थियां यानी हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है, वहां पर इनका निर्माण होता है, अस्थिमज्जा में। भ्रूण में कणिकाएं यकृत तथा प्लीहा में बनती। भ्रूण का मतलब जब बच्चा यानी ये कह सकते हैं शिशु की सबसे प्रारंभिक विकास की सबसे पहली अवस्था भ्रूण, जब निषेचन होता है यानी अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो उसकी जो सबसे पहली अवस्था बनती है वो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, और उस भ्रूण जब भ्रूण होता है तो उसमें इनका निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण में यकृत और प्लीहा में बनती है। अब इसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या हैं? लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनके क्या कार्य हैं? तो लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं मानव शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है क्या कि कोशिकाओं यानी पूरे शरीर में कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कौन करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं करते हैं। ठीक, रक्त में यानी रक्त की जो कणिकाएं हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं वो क्या करती हैं? कोशिकाओं में, शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं। और श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC वो क्या करते हैं? यानी ये होती कैसे? तो अनियमित आकार की, यानी इनका आकार नियमित नहीं होता। अनियमित आकार की WBC RBC की अपेक्षा बड़ी तथा केंद्रक युक्त कणिकाएं होती हैं। RBC में पढ़ा था क्या कि RBC यानी लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें केंद्रक पाया जाता है। यह रंगहीन होती हैं, वो लाल रंग की होती हैं, यह रंगहीन होती हैं तथा प्लीहा में बनती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। उनका जीवन काल कितना था? 100 से 120 दिन। किनका? लाल रुधिर कणिकाओं का। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 4 से 5 दिन। अब श्वेत रुधिर कणिकाओं के कार्य क्या हैं? यानी जो WBC होती है उनके क्या कार्य हैं? लाल रुधिर कणिकाओं का पढ़ा था क्या? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना। इनका क्या कार्य? यह शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का मतलब हमें बीमारियों से बचाती हैं, जिससे शरीर में रोग उत्पन्न ना हो। यह शरीर में अशक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। यानी रक्त में जो टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं ये उनको नष्ट करती हैं, भक्षण करती हैं, खाती हैं। ठीक, और उनका भक्षण करने के बाद क्या करते हैं? रुधिर की सफाई करते हैं। ठीक, तो रुधिर की सफाई करने का काम किसका है? श्वेत, हाँ, श्वेत रुधिर कणिकाओं का। आगे है रुधिर प्लेटलेट्स, या इनको हम लोग एक और कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, थ्रोम्बोसाइट्स। रुधिर प्लेटलेट्स आकार में बहुत छोटी केंद्रक विहीन द्विउत्तलीय प्लेट नुमा होती हैं। वो उभयावतल होती थी। कौन? लाल रक्त कणिकाएं WBC। उनका आकार नियमित नहीं होता, यानी अनियमित आकार की होती है। और ये कैसी होती है? द्विउत्तलीय। ठीक, प्लेट नुमा होती हैं।
1 घन मिलीमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 2 लाख से 5 लाख तक होती हैं। इनका जीवन काल 8 से 10 दिन तक होता है। संख्या पूछ लेता है प्लेटलेट्स की, शरीर में कितने होते हैं? 2 से 5 लाख तक। ठीक, अब रुधिर प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं? ठीक, रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनने में सहायता करते हैं। थक्का मतलब जैसे जब कहीं हाथ में चोट या कट जाता है या शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो ये क्या करते हैं, रक्त जब बहता रहता है तो ये जाल बना देते हैं। अब जब जाल बना देते हैं तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वो आकर उसी में फंसती रहती हैं, और फंसती रहती है तो एक जब जाली बन जाती है तो जाली के कारण फिर वहाँ पर रक्त का स्राव यानी खून बहना बंद हो जाता है। ठीक, तो वही है रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर का थक्का, जिसको थक्का कहा जाता है, जो रक्त का जमना वो थक्का कहलाता है। थक्का बनने में सहायता करती है, जो चोट लगने के कारण लगातार होने वाले रुधिर स्राव यानी लगातार रुधिर के बहने को नियंत्रित करने में सहायता यानी सहायक होता है। अब पुरुषों के 1 घन मिलीलीटर रक्त में आरबीसी की संख्या 55 लाख तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। आरबीसी की संख्या दी गई है, कितने? पुरुषों में 55 लाख है ना, तथा स्त्रियों में 45 से 50 लाख होती है। और एक और पढ़े थे प्लेटलेट्स, उनकी संख्या कितनी होती है? हाँ, 2 से 5 लाख। मनुष्य के 1 घन मिलीलीटर रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000 तक होते हैं। ऊंट के रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार तथा केंद्रक युक्त होते हैं। मनुष्य के जो होते हैं लाल रुधिर कणिकाएं वो कैसे होते हैं? उभयावतल और केंद्रक विहीन होते हैं, लेकिन ऊंट में क्या होता है? अंडाकार और केंद्रक युक्त होती है, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है। अब बात आती है रुधिर प्लाज्मा की। यह हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का 55 से 60% भाग होता है। सामान्य रूप से इसमें 90% जल तथा 10% अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसमें? रुधिर प्लाज्मा में। रुधिर प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी होता है। ठीक, अगर कहा जाए कि यह रुधिर का कितने प्रतिशत भाग होते हैं तो 55 से 60%। इनका निर्माण यानी इनमें जल की मात्रा कितनी पाई जाती है तो 90%। बाकी जो 10% बचा वो उनमें क्या पाया जाएगा? अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक क्या होता है? क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा क्षारीय होता है। यानी अकार्बनिक पदार्थ जो होता है वो कैसा? क्षारीय लवणों के कारण। ठीक, इसका रुधिर का रंग कैसा यानी रुधिर कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल तथा हार्मोन्स होते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन एक और पूछा था कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय? तो उसमें पाया जाता है अकार्बनिक पदार्थ। ठीक, अकार्बनिक। इस अकार्बनिक के कारण रक्त का यानी रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसके बाद बात करते हैं कि रुधिर जमता कैसे है ना? रुधिर कैसे जमता है? रुधिर का जमना एक रासायनिक प्रक्रिया है। रुधिर का जमना कैसी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। शरीर के क्षतिग्रस्त स्थान की रुधिर कोशिकाएं फट जाती हैं। ठीक, जहाँ पे चोट लगेगी वहाँ की रुधिर कोशिकाएं क्या होंगी? उनमें फट जाएंगी और रुधिर बाहर वायु के संपर्क में आता है। और रुधिर किसके संपर्क में आएगा? वायु के संपर्क में आएगा। क्षतिग्रस्त ऊतकों के कारण यानी क्षतिग्रस्त ऊतकों के रुधिर की प्लेटलेट्स विघटित हो जाती हैं, जिससे प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजिन नामक निष्क्रिय प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशों की भांति होती है।
अनेक फाइब्रिन के रेशे क्षतिग्रस्त स्थान पर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त स्थान पर लाल थक्का जम जाता है और थक्का यानी रक्त का बहना रुक जाता है। जब थक्का बन गया तो उसी थक्के में की वजह से जो खून था वो बहना बंद हो गया। कभी कभी चोट या घाव में हल्के पीले रंग का द्रव निकलता है, इसे सीरम कहते हैं। ठीक, सीरम किसे कहा जाता है? तो जब हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है जो चोट यानी जब चोट ज्यादा लग जाती है तो ऐसी स्थिति में इसका स्राव होता है। अब बात करते हैं रुधिर वर्ग की। ठीक, रुधिर वर्ग सुना होगा कि कहते हैं इनका ब्लड ग्रुप ए है, इनका AB है, इनका B है, इनका O है। तो वही रुधिर वर्ग। मनुष्य के रुधिर में 2 प्रकार के प्रोटीन पदार्थ होते हैं, एक प्रतिजन तथा दूसरा प्रतिरक्षी। प्रतिजन लाल रुधिर कणिकाओं की जीवकला की बाहरी सतह पर उपस्थित होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन A तथा प्रतिजन B। ठीक, दूसरा प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिरक्षी A, इनको देखो ध्यान रखना, जो प्रतिरक्षी होते हैं जो प्लाज्मा पे पाए जाएंगे, इनको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल a से। ठीक, स्मॉल a और b से। और ये जो होते हैं प्रतिजन, इनको कैपिटल A B से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये प्रतिरक्षी हैं स्मॉल a और b वाले, और ये प्रतिजन होते हैं। अब इसके बाद आती है बात कि वैज्ञानिक खोज के आधार पर कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रतिजन के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा था, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ठीक, या रुधिर को किसने वर्गीकृत किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर, यानी रुधिर वर्ग की खोज की थी। यानी रुधिर वर्ग को 4 भागों में बांटा था। किसमें किसमें बांटा गया? A B, यानी पहला A B AB तथा O। अब यहां पर 4 दिए गए हैं तुम्हारे रुधिर वर्गों के नाम, उनके यानी क्रमांक, उनके रुधिर वर्ग दिए गए हैं A B AB और O। प्रतिजन यानी जिनको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, किनमें पाया जाता है। और जब जैसे रुधिर वर्ग A है तो रुधिर वर्ग A में एंटीजन A पाया जाएगा, यानी प्रतिजन A पाया जाएगा। और इसमें जब A एंटीजन है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, यानी प्रतिरक्षी कौन सा पाया जाएगा? तो स्मॉल b। ठीक, जब B यानी रुधिर वर्ग अगर B ग्रुप का कोई व्यक्ति है तो उसमें एंटीजन B पाया जाएगा, कैपिटल B, है ना, और एंटीबॉडी A, उल्टा होता आता है स्मॉल a। ठीक, एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। अब रुधिर वर्ग AB है तो जब AB होगा तो इसमें एंटीजन A और B पाया जाएगा, और प्रतिरक्षी यानी इसमें AB में कोई नहीं पाया जाएगा। इसके बाद O, इसमें एंटीजन कोई नहीं पाया जाता है, और जब इसमें कोई नहीं पाया जाएगा तो इसमें एंटीजन A और B यानी एंटीबॉडी A और B पाया जाएगा। ठीक, अब याद रखना, जैसे जो रुधिर वर्ग AB है इसको हम लोग सर्वग्राही बोलते हैं। सर्वग्राही का मतलब कि यदि किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB है तो वह चाहे किसी भी व्यक्ति से ब्लड उससे लेना हो तो वह सबसे ब्लड ग्रुप यानी सबसे ब्लड ले सकता है। और यदि O है तो वह केवल यानी ये सर्वदाता है, इसको क्या बोला था? सर्वदाता। और सर्वदाता का मतलब ये सबको दे सकता है, सबको दे सकता है, लेकिन ये सबसे ले नहीं सकता। ठीक, तो ये ध्यान रखना। सर्वग्राही किसे कहा जाता है, यानी पूछा जाता है कि कौन सा रक्त सर्वग्राही है? AB। कौन सा रक्त ग्रुप सर्वदाता है? O। अब भाई
अगला है रक्त का थक्का के समान जमना श्लेषण तभी होता है जब प्रतिजन ए तथा प्रतिरक्षी ए साथ उपस्थित हो अथवा प्रतिजन बी तथा प्रतिरक्षी बी एक साथ उपस्थित हो। यानी रक्त तभी जमेगा, जमना होगा कब? जब अलग अलग, यानी अगर प्रतिजन ए है और यानी प्रतिजन ए और प्रतिरक्षी ए साथ हो, ठीक, और या फिर प्रतिजन बी के साथ में प्रतिरक्षी स्मॉल बी उपस्थित हो, ठीक। इनके अविश्लेषण के कारण रक्त कोशिकाएं अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध रक्त कोशिकाएं यानी ये रक्त कोशिकाओं में एक जगह पे आ गए तो इनका थक्का बन गया, और जब थक्का बन गया तो ये रक्त कोशिकाओं को ब्लॉक कर देते, रोक देते, बंद कर देते हैं, ठीक। अवरुद्ध यानी मार्ग को अवरुद्ध कर देंगे, हो जाते हैं तथा रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसके कारण रक्त ग्राही यानी जो व्यक्ति रक्त को ग्रहण कर रहा है मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक। इसीलिए जब भी कभी ब्लड किसी व्यक्ति को खून लेना होता है या देना होता है तो पहले उनके ब्लड ग्रुप की जांच करी जाती है कि उनमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जा रहा है और कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है। तो जब इसकी जांच हो जाती है तभी फिर किसी व्यक्ति से ब्लड लेके किसी को दिया जाता है। अब अगली बात करते हैं स्पंदन, हृदय स्पंदन, ठीक, यानी धड़कना जिसको हम लोग बोलते हैं। दोनों अलिंद व दोनों निलय लयबद्ध तरीके से सिकुड़ते एवं फैलते रहते हैं। यानी जो हृदय है लयबद्ध तरीके से मतलब कि एक नियमित गति से जीवन पर्यंत, यानी जब तक जीवित रहोगे तब तक ये काम करते रहेंगे, ठीक। जिन्हें क्रमशः संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ना, शिथिलन मतलब फैलना, ठीक। तो जब हृदय सिकुड़ता है तो क्या करता है? सिकुड़ेगा तो जैसे तुम लोगों ने देखा होगा गुब्बारे को या पॉलीथीन में पानी भर के उसको दबाओ, तो जब दबाते हैं तो क्या होता है? रक्त मतलब जो पानी होता है वो तेजी से बहता है। जैसे पिचकारी दबाते हैं तो क्या होता है? पानी तेज बहता है। वही हृदय करता है, जब अपने आप को वो सिकोड़ता है तो पूरे शरीर में रक्त तेजी से बहता है, तेज बहाव से, यानी दबाव अधिक होता है। और जब ये फूलता है तो फूलना मतलब पूरे शरीर के रक्त को ये अपने में खींचता है, और खींचने के बाद फिर वो भेज देता है कहाँ? फेफड़े में। फेफड़े में जाके जो कार्बन ऑक्साइड वाला रक्त था वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा के ऑक्सीजन लेके फिर वो फेफड़े क्या करते हैं? हृदय में भेज देते हैं, और हृदय फिर क्या सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो वो फिर पूरे शरीर में रक्त को भेज देता है। तो वही, ठीक। संकुचन एवं शिथिलन कहते हैं। इसके कारण धक धक की आवाज सुनाई देती है, जिसे हृदय स्पंदन या धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्यतः 1 मिनट में लगभग 72 बार हृदय स्पंदन करता है। यानी मनुष्य का जो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो जो उसका हृदय होगा वो 1 मिनट में 72 बार धड़केगा, लगभग 72 बार धड़कता है, ठीक। अब रक्त का आदान प्रदान, रक्त यानी लेना देना। चोट लगने या शरीर में रक्त की कमी होने पर अलग से रक्त चढ़ाकर इसे पूरा किया जाता है। इस क्रिया को रुधिर आदान कहते हैं। इस क्रिया में दाता तथा ग्राही दोनों के रक्त वर्गों को सुमेलन किया जाता है। रुधिर देने वाले को दाता तथा रुधिर ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता तथा रुधिर वर्ग ए बी सर्वग्राही रुधिर है, ठीक। वही बता रहे थे कि जो सबको दे सके वो कहलाता है सर्वदाता, और जो सबसे ले सके वो सर्वग्राही। अब जैसे यहाँ पे दिया गया, अब रुधिर वर्ग के नाम दे दिए गए हैं, ठीक। कौन ले सकता है? यानी ए ले सकता है कि बी ले सकता है,
कि ए बी ले सकता है कि ओ ले सकता है। तो जैसे हम इनको ऐसे बना सकते हैं, ए बी और ओ। इसी तरह से इधर ए बी और ओ। ठीक, अब जो ए वाला है रुधिर वर्ग ए यानी ये, तो ये इनसे ले सकता है, इनको दे सकता है। ठीक, और साथ में किससे ले सकता है? ठीक, ए बी को दे सकता है। यानी अगर हम इसे इधर देने वाला दाता लिख लें और इधर लिख लें ग्राही, ठीक, तो कौन ले सकता है? यानी ए से ए ले सकता है और साथ में ए बी ले सकता है इससे। अब बी की जब बात करेगी तो ये इसको दे सकता है और साथ में ए बी को दे सकता है, यानी इस बी से ए बी भी ले सकता है। इसके बाद ए बी ये ए बी को ही दे सकता है। ठीक, देखो ए बी को दे सकता है। ठीक, यानी ए बी से ही ए बी इससे ग्रहण कर सकता है। और इसके बाद ए बी ओ से भी ले सकता है, इसीलिए तो इसे सर्वग्राही कहा गया है ना। और ओ, अब ओ की जब बारी आएगी तो ओ क्या कर सकता है? ओ से सर्वदाता है ना। तो ये इनको भी दे देगा, इनको भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा और ये ओ को तो देगा ही देगा। ठीक, इसीलिए ओ को कहा जाता है सर्वदाता, सबको दे दिया। यानी ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ए बी को ही देगा। ठीक, लेकिन ये होशियार इतना है, ले सबसे लेगा। ओ सबको दे सकता है लेकिन ओ लेगा स्वयं से ही। ठीक, अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है, वो जरा देखो। पहला प्रश्न है जैसे रुधिर बैंक, ठीक, रुधिर बैंक जिसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, में रुधिर किस ताप पर रखा जाता है? यानी ब्लड बैंक जहां पर रुधिर जमा किया जाता है वहां किस ताप पर रखा जाता है? तो 4.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, या फिर 40 फ़ारेनहाइट पर, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अगला क्वेश्चन है रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं? तो रुधिर को रुधिर बैंक में सुरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट मिलाकर रखा जाता है। अगला है विश्व का सबसे प्रमुख रुधिर बैंक का नाम बताइए। तो यह है रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक, और अगला लास्ट है पौधों में परिवहन। अभी हम लोग किन में पढ़ रहे थे? परिवहन मनुष्यों में। अब बात करते हैं पौधों में। तो पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है जो 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से बना होता है। पहला दारू जिनको हम लोग जाइलम कहते हैं, ठीक, और दूसरा पोषवाह जिनको फ्लोएम कहा जाता है। जाइलम जैसे जड़ों द्वारा, ठीक, जाइलम जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को घोल के रूप में तने से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। पत्तियों में निर्मित भोजन फ्लोएम द्वारा पौधों के समस्त भागों में पहुंचता है। ठीक, यानी जड़ों द्वारा जाइलम क्या करेगा? जड़ों से खनिज तत्वों और जल का अवशोषण करके पूरे शरीर में पहुंचाएगा, यानी पूरे पौधे में। और फ्लोएम क्या करता है ना? फ्लोएम क्या करता है? वो पत्तियों से, यानी पत्तियों में जो इकट्ठा किया गया था भोजन, ठीक, उसको समस्त भागों में पहुंचाता है, यानी पत्तियों से समस्त भागों में पहुंचाता है। ठीक, तो ये हमारा था टॉपिक। अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में देखेंगे।